नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कंसेप्ट पे। आज हम लेकर आए क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 मोशन। यह चैप्टर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके जो बेसिक्स है, इसके जो कंसेप्ट है वो आगे तक अपने काम में आएंगे। इसलिए बहुत ही कंसंट्रेट होकर आप पढ़ें और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू आस्क। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो 100% सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको फिजिक्स, जितनी भी फिजिक्स है वो पूरी फिजिक्स आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। अगर मान लो मुझे डिस्कस करना है मोशन, तो मोशन के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि इस वर्ड को हम एक्सप्लेन कैसे करें। तो मोशन का मतलब है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, मूव। अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव कंडीशन में, अगर आपका ऑब्जेक्ट मूविंग है तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। अगर मैं इसको अलग तरीके से डिस्कस करूं तो अगर मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने इस प्लेस पर रख दिया, इस प्लेस पर रख दिया और मैंने इसको क्या नहीं कराया, मैं इसको मोशन नहीं कराता, ये ओनली रखा हुआ है। तो इसका मतलब है इस वक्त जो तुम इसको डिस्कस करोगे वो बोलोगे रेस्ट कंडीशन। इस वक्त आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है। अच्छा, अगर हम आपके बुक के पॉइंट से डिस्कस करें तो 8.1 जो आपका टॉपिक है वो डिस्कस करता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मोशन। तो हम उसको कंप्लीटली ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं, डीपली डिस्कस करने वाले हैं कि मोशन है क्या। देखिए, मोशन को अगर डिस्कस करना है तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि मोशन जब भी डिस्कस होगा वह किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट पे भी यहाँ पर होगा। कि मोशन जब भी डिस्कस होगा किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट के बिहाफ पर होगा। विदाउट रेफरेंस पॉइंट आप मोशन डिस्कस नहीं कर सकते। समझते हैं रेफरेंस पॉइंट क्या है? देखिए, अगर मान लीजिए कोई कार है, मान लीजिए ये कार है, इट्स अ कार, और इसमें एक पर्सन बैठ के और मूव कर रहा है, जा रहा है, और इसको यहां से सामने से कोई पर्सन देख रहा है। तो जब ये पर्सन इस कार को ऐसे मूव होते हुए देख रहा है तो इस पर्सन के लिए, रिगार्डिंग विद दैट पर्सन, यह कार मोशन में है। इसके साथ साथ जो ये पर्सन बैठा हुआ है इस कार के अंदर, ये भी क्या है, मोशन में है। किसके रेफरेंस में बात कर रहे हो आप? इस पर्सन के रेफरेंस में बात कर रहे हो, और ये पर्सन बाहर खड़ा हुआ है और उसके सामने से कार ऐसे निकल के जाती है। तो जब ये व्यक्ति, ये पर्सन इस कार को, इस पर्सन को देखता है, इस आदमी को देखता है, तो इस व्यक्ति के लिए, इस पर्सन के लिए ये कार और ये पर्सन भी क्या है, ये वाला पर्सन क्या है, मोशन में है। अगर मान लो अब मैं रेफरेंस पॉइंट चेंज कर देता हूं, अभी रेफरेंस पॉइंट ये था, तो मेरे लिए ये वाला जो सेकंड पर्सन है और ये जो फर्स्ट पर्सन है, तो इस फर्स्ट पर्सन के लिए एक कार और ये सेकंड पर्सन दोनों ही मोशन में। अब मैं मान लो रेफरेंस चेंज कर देता हूँ। रेफरेंस देखो, अगर मान लो मैं कार के रेफरेंस पॉइंट से देखूं तो, अगर कार के रेफरेंस पॉइंट से इस पर्सन का मोशन देखूं तो याद रखना कार के रेफरेंस पॉइंट से ये पर्सन हमेशा किसमें, स्टैटिक रेस्ट में। देखो क्यों? क्योंकि जब कार मूव करती है, मान लो कार यहां पे थी, तो आपका पर्सन कहाँ था, यही था। कार के रेस्पेक्ट में पर्सन की पोजीशन यही है। कार मूव करके आगे आती है, ये मान लो कार आगे मूव करके आ गई, तो पर्सन अब भी कहाँ है, पर्सन तो यही है। तो पर्सन की पोजीशन कार के रेस्पेक्ट में चेंज हुई क्या? कार के रेस्पेक्ट में पर्सन वहीं सिटिंग है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैंने रेफरेंस पॉइंट चेंज किया, जैसे ही मैंने रेफरेंस पॉइंट चेंज किया, तो वही कार और वही पर्सन वो क्या हो गए हैं, वो हो गए हैं रेस्ट में। और अगर मैं इस पर्सन के हिसाब से बात करूं तो इस पर्सन के हिसाब से ये क्या है, मोशन में। क्यों? क्योंकि अगर ये पर्सन पहले इनको यहां देखता तो इनकी पोजीशन यहां पे थी, कुछ देर बाद इस पर्सन के लिए इस कार की और इस सेकंड पर्सन की पोजीशन यहां पर आ गई। इसका मतलब दे आर चेंजिंग,
their position with respect to that person. इस फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कार किसमें, मोशन में। लेकिन अगर मैं कार का रेफरेंस पॉइंट लूँ तो कार के लिए ये आदमी यहीं बैठा हुआ है, कार को आप आगे ले गए तब भी कार के लिए ये आदमी यहीं बैठा हुआ है, तो ये किसमें हो गया, रेस्ट में। इसका मतलब यहाँ से ये हमें पता लगता है, यहाँ से प्रूफ होता है कि जब भी हमें इमोशन डिस्कस करना है तो वी हैव टू टेक अ रेफरेंस पॉइंट। फिजिक्स में जो हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वो हम ज़्यादातर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो। अगर आपका ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करता है, लीनियर मतलब कि स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर है जीरो, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट किन किन पोजीशन पर पहुंचा है वो उसको क्या रिप्रेजेंट करता है, मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि मोशन के टाइप क्या हो सकते हैं। याद रखना, मोशन के डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, मोशन के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करता है। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और मूव करके मान लो वो इस पोजीशन पर आ गया, तो इस वक्त जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। ठीक है, इस सबको हम और डीप डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकंड मोशन हम लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन में ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया। अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से मोशन करता है कि वो केवल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, ओनली अ सिंगल वे। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन मोशन में ऑब्जेक्ट या तो फॉरवर्ड मूव कर सकता है या बैकवर्ड, इसके अलावा उसके पास और कोई मोशन का तरीका नहीं है। ठीक है, थर्ड जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं वाइब्रेटिंग मोशन। वाइब्रेटिंग मोशन, इस वाइब्रेटिंग मोशन को कैसे डिस्कस करते हैं। वाइब्रेटिंग मोशन का मतलब है कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव होके यहाँ पर आ गया, ठीक है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट दोबारा मूव करके यहाँ चला गया, फिर यहाँ आ गया, तो इसका मतलब है कि किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। अगर किन्हीं दो पॉइंट के बीच में वो टू एंड फ्रो मोशन करता है तो हम उसको वाइब्रेटिंग मोशन बोलते हैं। तो अगर आपके पास कोई सॉलिड है, उस सॉलिड को आप जोर से क्या कीजिए, उसके ऊपर एक फोर्स लगाइए तो वो इस तरह से वाइब्रेट करने लगता है। तो वाइब्रेटिंग का मतलब है टू एंड फ्रो, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के अक्रॉस ही वो मूव करता रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेटिंग मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो मेनली आपके सिलेबस के हिसाब से ये तीन है, बाकी मोशंस और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन बहुत है। ठीक है, अब हम आते हैं जो आपका टॉपिक है 8.1.1, एनसीईआरटी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम। 8.1.1 उसमें आपको डिस्कस करना है स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, कि स्ट्रेट लाइन मोशन होता क्या है। ठीक है, आपकी बुक का टॉपिक है पॉइंट से 8.1.1 में स्ट्रेट लाइन मोशन डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए। अगर मान लो मैंने एक रेफरेंस पॉइंट बनाया इस तरह से, जीरो, यहां पर है जीरो, इसके बाद 10, 20, 30, 40, 50 और 60। स्ट्रेट लाइन मोशन में ऑब्जेक्ट केवल फॉरवर्ड, या तो वो इस तरह से मूव करेगा फॉरवर्ड, या तो इस तरह से मूव करेगा फॉरवर्ड, या फिर मूव करेगा बैकवर्ड। इसके अलावा और कोई मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहीं पर रखा हुआ है तो उसकी कंडीशन होगी स्टैटिक, अगर वो यहीं रखा हुआ है तो स्टैटिक या फिर रेस्ट कंडीशन में। ठीक है, इस रेफरेंस पॉइंट के बिहाफ पर वो आगे चलता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें दो मेजरली चीजें मिलती है, फिजिकल क्वांटिटीज, इनको हम बोलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं बाय थ्रू दिस डायग्राम। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, देखिए
अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट इस 0 से चल के, इसकी फर्स्ट पोजीशन यहाँ थी, अभी 0 से चल के यहाँ पर आ गया 20 पर, तो आप पूछोगे डिस्प्लेसमेंट कितना, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा का फॉर्मूला काम आएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखेंगे, आपका डिस्प्लेसमेंट का आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब हमारे क्वेश्चन के बिहाफ पर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ था, अभी यहाँ पर है, तो फाइनल पोजीशन कितने पर है, 20 पर, तो फॉर्मूला लगाएंगे अपन, फॉर्मूले के हिसाब से अपन आंसर निकालते हैं। तो फाइनल पोजीशन है 20 पर, तो हमने लिखा 20। इनिशियल पोजीशन कितने पर है, 0 पर है, 0, तो कितना मिला 20 मीटर। माना कि हमारे पास जो पूरा का पूरा स्केल है वो किसमें, मीटर में, मतलब कि ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 सभी किसमें, मीटर में है। तो फाइनल पोजीशन माना इनिशियल पोजीशन क्या है अपने पास 20 मीटर, ठीक है। अगर मान लो मैं आपसे यूं कहूं कि यह ऑब्जेक्ट 20 से पहुंच के 10 पर आ गया, रिपीट, सबसे पहले तो वो यहां से चला, यहां से चल के वो 20 और 20 से कहां पर आ गया 10। देखिए अब समझना, ये तो एक सिंपल एग्जांपल था, अब इसको समझना। अगर मान लो ऑब्जेक्ट 0 पे था, वो 20 पे पहुंचा और 10 पे आ गया, तो इसका मतलब है पहले वो ऐसे गया, 20 पे पहुंचा और 20 पे पहुंचने के बाद वो कहां पर आ गया, 10 पर। तो अब आपको क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने आपको क्या सिखाया, फाइनल पोजीशन का है, तो फाइनल पोजीशन अब उसकी 10 है, तो फाइनल पोजीशन 10 है माइनस इनिशियल वो कहां से चला था, 0 से, इनिशियल वो कहां से चला था, 0 से, 0, तो इस वक्त जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा 10 मीटर। तो याद रखना, चाहे ऑब्जेक्ट कितना भी घूम के कहीं पे भी आ जाए, लेकिन आपको हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन पे ही करना है। आप इसके लिए एक और नियम याद रखें कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको ऐसे कहता आपसे कि ऑब्जेक्ट 0 से चल के 60 पे आया और 60 से चल के दोबारा 10 पे आ गया। आई रिपीट, 0 से चल के 60 पे आया और 60 पे चल के दोबारा 10 पे आ गया, चाहे वो कितना भी घूम के आ जाए, लेकिन उसकी फाइनल पोजीशन 10 और इनिशियल पोजीशन 0 थी, तो आंसर ये रहेगा 10 माइनस 0, 10 मीटर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही, तो यही इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अगर 0 से चल के 40 पे चला जाए और 40 से चल के वो कहाँ आ जाए, 10 पे, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन तो 10 और इनिशियल क्या थी 0, तो वो चाहे कहीं भी घूम के आ जाए वही क्या होगा, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। अपन डिस्कस करते हैं डिस्टेंस को। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यही फॉर्मूला सबसे मेन है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब हम आते हैं डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस में हमें सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, डिस्टेंस में हमको सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे, अगर मान लो मैं आपसे बोलता हूं कोई ऑब्जेक्ट 0 से लेके 20, वही क्वेश्चन डिस्कस करें डिस्प्लेसमेंट में क्या था, 0 से लेके 20 गया और 20 के बाद वो किस पे आ गया, 10 पे, ठीक है। 0 के बाद 20 गया, 20 के बाद 10 पे। अब आप देखो तो 0 से लेके 20 तक टोटल कितने हो गए, 20, और फिर वो 20 के बाद कितना और चला, 10, तो 20 प्लस 10 इक्वल्स टू 30 मीटर क्या होगी, डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट जितना भी चलता है उसका पूरा का पूरा हम एडिशन करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट 0 से चल के 30 पाया, 0 से चल के 30 पाया, ठीक है। मान लीजिए हमने ये बना दिया, 0 से चल के 30 पाया और 30 के बाद वो 10 पे गया, ये लीजिए 0 से चल के 30 आया और 30 के बाद वो 10 पे गया, तो 0 से लेके 30 तक तो 30 वो चल ही चुका है, तो 30 प्लस कितना और चला, 10 ही चला, 10 ही चला, कितना चला 20, तो 30 प्लस 20 कितना हो गया 50, तो टोटल 50 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में
ये अपने पास मैथमेटिकल डिफरेंस है। अब हम आते हैं थ्योरेटिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, उसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, पहला डिस्टेंस नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगी, कभी भी नहीं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। क्यों? कोई ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे था अगर वो घूम फिर के दोबारा उस पोजीशन पे जाता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, देखो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और वो पूरी दुनिया घूम के भी यहीं पर आ गया ना, तब भी उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो, क्योंकि उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम हो गई है। तो अपन इसे याद रखना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट याद रखिए कि जो डिस्टेंस है ये स्केलर है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप ये याद रखो कि स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और जिनमें डायरेक्शन नहीं होती है। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि मैंने बोला 5 मीटर, तो ये 5 जो है ना, 5 आपका मैग्नीट्यूड है। मैंने बोला 20 किलोमीटर, तो जो 20 है ना वो मैग्नीट्यूड है, और जो उसमें डायरेक्शन है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। और ये जो हमारे पास ये है डिस्प्लेसमेंट, याद रखना ये वेक्टर है। वेक्टर का मतलब है कि इसके साथ डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है। इसको हम अलग से पूरा डिस्कस भी करेंगे। थर्ड पॉइंट भी याद रखना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट ये है कि डिस्टेंस की वैल्यू ओनली पॉजिटिव होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ हो सकती है। ये सबसे मेन बात है। क्या बात है कि डिस्टेंस ओनली पॉजिटिव होता है, जैसे 10, 20, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ठीक है। क्या आप बोलेंगे कि आज हमने रनिंग कितनी करी, तो आप बोलोगे 20 किलोमीटर। आप कभी नहीं कहोगे मैंने आज -20 किलोमीटर रनिंग करी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज आपको दिमाग में रखनी है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो हो सकता है, डिस्टेंस स्केलर है, ये वेक्टर है, इसका मतलब कि इसमें डायरेक्शन की नीड नहीं होती, इसमें डायरेक्शन की नीड होती है। ये ओनली पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ ही दोनों होती है। एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो सकते हैं, तो आंसर है यस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो सकते हैं। कब? जब एक ऑब्जेक्ट ओनली एक ही बार मूव करता है। आई रिपीट, जब ऑब्जेक्ट केवल एक ही बार मूव करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं। देखिए कैसे, मान लो ये 0 पोजीशन है, तो 0 से 10, 20, 30, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के यहाँ पहुंच गया 30 पे, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कितना मिलेगा? 30, और डिस्टेंस निकालोगे तो 10, 10, 10। आप खुद चेक कर लो, यहाँ पर ये 10 मूव करा, फिर 10 मूव करा और फिर 10 मूव करा, तो 10, 10, 10 कितना हो गया टोटल डिस्टेंस भी? तो डिस्टेंस भी क्या मिली? 30, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या मिला? 30। तो अगर ऑब्जेक्ट केवल वंस ओनली एक ही बार मूव करता है तो क्या हो सकता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लो ये यहाँ पहुंचकर, अगर ये अभी यहाँ आ जाता, यहाँ पहुंचने के बाद, यहाँ जाने के बाद अगर ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता, तो अब देखो आप, फाइनल पोजीशन क्या है इसकी? 20, इनिशियल क्या है? 0, तो कितना हो जाएगा? 20 माइनस 0, तो आपको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट 20, और डिस्टेंस कितनी मिलेगी? 30 तो पूरा गया, उसके बाद 10 हो चला, कितना हो गया? 40। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगी। तो क्या याद रखेंगे आप? अगर कोई ऑब्जेक्ट ओनली वंस एक बार ही मूव करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ कैन बी इक्वल इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड। ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। तो ये हमने आपको अभी मेनली आपका बेस बनाया है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और मोशन के बारे में, और स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में, ठीक है। अब भी कोई डाउट हो तो प्लीज डू आस्क, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी 9th क्लास की
पूरी फिजिक्स और जो भी मेन कंटेंट है वो आपको यहीं पर ही मिल जाएंगे। इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए इसको, ताकि बाकी बच्चों को भी फायदा मिल सके। डीप पढ़ाई करते रहिए। सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।